हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर पेपर लीक सीरीज फॉर नीट 2026। जो बच्चे मुझे नहीं जानते, थोड़ा सा इंट्रो दे देता हूँ। मैं आदित्य जोशी हूँ और मेरे अंडर में इंडिया की लार्जेस्ट एम्स की कम्युनिटी फंक्शन करती है। 15 से ज्यादा एम्स दिल्ली के टॉपर इंक्लूडिंग 2 ऑल इंडिया रैंक 1 एंड 400 से ज्यादा मेंटोर्स फ्रॉम ऑल डिफरेंट एम्स इन भुवनेश्वर, भोपाल, ऋषिकेश, मंगलागिरी, कल्याणी, रायबरेली, बड़े बड़े एम्स के लोग आके वर्क करते हैं। तो बच्चों, ये जो कम्युनिटी हमने बनाई है, इस कम्युनिटी के थ्रू लास्ट 2 साल लगातार पेपर प्रिडिक्ट हुआ था। हम एक टेस्ट सीरीज निकालते हैं जिसका नाम है सूर्य प्लस पेपर प्रिडिक्शन टेस्ट सीरीज। लास्ट ईयर 640 मार्क्स का पेपर 2025 जैसे अनप्रिडिक्टेबल एनवायरमेंट में भी प्रिडिक्ट हुआ था एंड 2024 में 712 नंबर का पेपर एज इट इज आया था। हर साल मैं आपको बताता हूं पेपर कहां से आएगा, एनसीईआरटी की मार्किंग्स बताता हूं और इंपॉर्टेंट एरियाज बताता हूं प्रॉपर एनालिसिस के बाद, लेकिन आप लोग उसको ढंग से कवर कर नहीं पाते हो। तो अब मैंने ये पेपर लीक सीरीज निकाली है जिसमें एंटायर मंथ ऑफ जनवरी में डेली आपको ऐसी वीडियो मिलेगी और इस वीडियो को पूरा आप देखेंगे। अब करना कैसे है चैलेंज, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले हमारा ऐप डाउनलोड करके रखो जिसका नाम है आदित्य जोशी। वहां पे फ्री रिसोर्सेज सेक्शन में जाओगे तो वहां पे आपको शेड्यूल दिख जाएगा हमारी सूर्य प्लस टेस्ट सीरीज का। उस शेड्यूल के अकॉर्डिंग ही आप चलेंगे। अब हर दिन आपको 3 चीजें करनी है। पहली चीज, ऐसी वीडियो जो आएगी इसको पूरा देखना है क्योंकि इस वीडियो में फिजिक्स और केमिस्ट्री की मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स मैं कंप्लीट कराऊंगा फ्री में। जिन बच्चों को नहीं पता है, ये वो टॉपिक्स हैं जो अगर आपने अच्छे से कर लिए तो आपके 115 फिजिक्स 115 केमिस्ट्री कहीं नहीं गए। तो डेली ये वाली वीडियो पूरी देखनी है। सेकंड चीज, हमारी सूर्य प्लस पेपर प्रिडिक्शन टेस्ट सीरीज के शेड्यूल के अकॉर्डिंग अभी हमारे यूनिट बेस्ड टेस्ट चलेंगे जनवरी में। तो यूनिट वाइज एनसीईआरटी कवर करनी है। अब बच्चों, एनसीईआरटी कैसे कवर करनी है? तो एनसीईआरटी कवर करने के लिए मेरी एनसीईआरटी की मार्किंग्स आप लोग कवर करेंगे। बायो में खाली 4 चीजें, एग्जाम्पल्स, टेबल्स, डायग्राम, समरी। फिजिक्स और केमिस्ट्री में सॉल्व एग्जाम्पल, इंटेक्स क्वेश्चन, बैक एक्सरसाइजेस, समरी एंड पॉइंट्स टू पॉन्डर की टेबल। प्लीज बच्चों, एक चीज याद रखना, ये पूरी एनसीईआरटी नहीं है लेकिन 70% से ज्यादा पेपर यहीं से आता है। अब ये कैसे करना है, डिटेल वीडियोस मैंने बना रखी है। थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, क्वेश्चन प्रैक्टिस। हर रात 10 बजे आई विल कम लाइव और हम डिस्कस करेंगे पूरे दिन भर में आपने क्या किया और आपको कहां दिक्कत आई, कहां इशू आया। फिर हम एक क्विक रैपिड फायर का सेशन भी लेंगे जहां पे आपसे थोड़ा बहुत क्वेश्चन आंसर मैं करूंगा। इसके अलावा डेली मिनिमम 300 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करने हैं। अगर ये कर लेते हो, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ये वाली वीडियो जिसमें आगे आपको मेरी लिस्ट ऑफ टॉपिक्स मिलेगी, ये पूरी देखनी है। हमारी एनसीईआरटी की मेरी मार्किंग्स कंप्लीट करनी है जो आप खुद से कर लेंगे और रात को लाइव आके मुझे ज्वाइन करना है। दैट्स इट। अगर ये कर लेते हो 31 जनवरी तक एवरीवन विल बी क्रॉसिंग देयर सेफ स्कोर। 31 जनवरी तक जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स 640 मार्क्स क्रॉस कर लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखो। लेट्स स्टार्ट द सीरीज। और बच्चों, जिन्होंने हमारी पेपर प्रेडिक्शन टेस्ट सीरीज सूर्य प्लस ज्वाइन नहीं किया है, जल्दी जाके ज्वाइन करो, पेपर वहीं से आएगा। Hello everyone, this is Harshi from Aditya Joshi team. This is the 6th video in this series in which we are doing all the topics from Aditya Bhaiya's list of topics of physics, जो कि स्पेशली नीट 2025 के लिए है, बिकॉज दीज आर द टॉपिक्स जिनसे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं in the NEET paper. Also, we have launched our NEET Surya Plus test series again, because the last year we could predict 712 marks NEET 2024 paper का out of the टेस्ट सीरीज़, और इस साल भी वी आर क्लेमिंग कि 700 प्लस मार्क्स का पेपर हमारे टेस्ट सीरीज से ही आएगा. व्हाट सो स्पेशल अबाउट इट इज़ दैट हम सिर्फ 15 पेपर देंगे और उसमें से हम क्लेम करते हैं कि पेपर आएगा नीट का. ठीक है, सो ऑल यू गॉट टू डू इज जस्ट दोज 15 पेपर्स. So you can also check that out. Let's start with today's topics. Thermodynamic graphs. थर्मोडाइनमिक्स एक पूरा चैप्टर है, पूरा टॉपिक है, लेकिन उसके जो ग्राफ्स हैं दे होल्ड स्पेशल इंपॉर्टेंस, क्योंकि ये फिजिक्स में पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री में पूछे जाते हैं. सो लेट्स डू, एक्चुअली हमारे दो सब्जेक्ट साथ में हो रहे हैं, तो लेट्स डू देम. ओके. What is a thermodynamic process? A thermodynamic process involves the transfer of energy within a system or between systems. मतलब थर्मोडाइनमिक में तुम पता है एक सिस्टम होता है और उसके बाहर वाली चीज़ सराउंडिंग होती है ना. तो एक थर्मोडाइनमिक प्रोसेस में क्या होता है, ट्रांसफ़र होता है एनर्जी का विद इन अ सिस्टम, यानी कि सिस्टम के अंदर ही कहीं एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है या फिर बिटवीन सिस्टम्स हो रहा है. इट इन्वॉल्व्स प्रॉपर्टीज़ लाइक प्रेशर, टेम्परेचर एंड वॉल्यूम. थर्मोडाइनमिक प्रोसेसेस में कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे कि एक होता है प्रेशर, एक होता है टेम्परेचर और दूसरा होता है वॉल्यूम. ठीक है.
ओके अब हम टाइप्स देखेंगे। देखो टाइप्स होते हैं इन ग्राफ्स के आइसोबारिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोकोरिक, पॉलीट्रॉपिक। आइसोबारिक का क्या मतलब है कि प्रेशर कांस्टेंट। आइसो मतलब होता है सेम, बारिक इज़ यूज फॉर प्रेशर। आइसोबारिक में प्रेशर कांस्टेंट, आइसोथर्मल में सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर इज़ कांस्टेंट। एडियाबेटिक थोड़ा अलग है। आइसोकोरिक में कोरिक टर्म होता है वॉल्यूम के लिए, तो आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे मतलब देखो चेंज इन प्रेशर जीरो लिखा है यानी कि प्रेशर कांस्टेंट है। चेंज इन टेम्परेचर जीरो है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। ए डायबिटिक में ना जो हीट होता है, हीट एक्सचेंज, तो जैसे हमने थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ पढ़ा होता है ना, उसमें देते हैं हम लोग वर्क डन, और यहाँ पे क्यू डिफाइन करते हैं हीट से। तो जो चेंज इन हीट होता है वो जीरो होता है यानी कि क्यू कांस्टेंट होता है। आइसोकोरिक में चेंज इन वॉल्यूम जीरो है तो वॉल्यूम कांस्टेंट है। और पॉलीट्रॉपिक एक अलग टाइप का एक कर्व होता है, ग्राफ होता है, जिसमें हम इन तीनों मतलब इन चारों को वो कर सकते हैं। मतलब पॉलीट्रॉपिक एज ए जनरल इक्वेशन ले लो तुम, दिस इज अ जनरल इक्वेशन, इसमें से कुछ भी कांस्टेंट होगा तो हम इन चारों को निकाल सकते हैं। ठीक है, पॉलीट्रॉपिक क्या है, पी वी वी टू द पावर एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब देखते हैं ग्राफिकल कंपैरिजन। पहली बात, दो टाइप के ग्राफ्स हैं, एक्सपेंशन, कंप्रेशन। इसमें से पूरा थर्मोडायनामिक ग्राफ मतलब सुलझ जाएगा। ठीक है, पीवी ग्राफ बनाते हैं हम लोग। अब देखते हैं ग्राफिकल कंपैरिजन एक्सपेंशन के केस में। ठीक है, वी आर फर्स्ट ड्राइंग व्हाट, एक्सपेंशन। ग्राफ किसी भी तरीके से बन सकते हैं, बट पीवी ग्राफ में जैसे एक्सपेंशन एंड देन कंप्रेशन कर्व में बताएंगे, उसमें हमने सारी चीज़ें इकट्ठा करने की कोशिश करी है। ग्राफ ऐसा भी बन सकता है कि वो टेम्परेचर वर्सेस वॉल्यूम हो, किसी भी टाइप का ग्राफ बन सकता है। ठीक है, ओके लेट्स बिगिन। सबसे पहले एक्सपेंशन का क्या मतलब है कि वॉल्यूम बढ़ रही है, यानी कि वी इनिशियल से वी फाइनल। देखो सारे ग्राफ वी फाइनल बढ़ने की तरफ जा रहे हैं ना, वी फाइनल ज़्यादा बढ़ा है वी इनिशियल से, तो एक्सपेंशन हो रही है इस केस में। लेट्स बिगिन। सबसे पहला ग्राफ देखो, यहाँ पे क्या चीज़ कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है ना। प्रेशर कांस्टेंट है तो क्या होगा, आइसोबारिक होगा, राइट। ये हम बाद में देखेंगे ये वाली चीज़, पर देखो पहले ग्राफ देखो, ये आइसोबारिक है। अब एक ये वाला ग्राफ और देखो, यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट तो कौन सा ग्राफ होता है, आइसोकोरिक ग्राफ है ना, ये आइसोकोरिक ग्राफ है। अब ये ग्राफ तुम्हें लगेंगे थोड़े सेम से, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है। जो सबसे ऊपर है ये वाला, ये होता है आइसोथर्मल, बीच में आता है पॉलीट्रॉपिक, और उसके सबसे नीचे जो आता है वो होता है ए डायबिटिक। ऐसा क्यों होता है, इट डिपेंड्स ऑन एक्स की पावर्स। यू नो वी सेट पी वी टू द पावर एक्स इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब आइसोबारिक के केस में एक्स की पावर हो जाती है ज़ीरो। ठीक है, कैसे, मतलब पी वी एक्स की पावर कांस्टेंट है, अगर एक्स की वैल्यू ज़ीरो हो गई है, मतलब ये हो गया है, तो पी वी ज़ीरो वन हो जाएगा, तो पी इज़ इक्वल टू कॉन्स्टेंट, राइट। तो ये वाला ग्राफ बनता है आइसोबारिक का, एक्स की वैल्यू क्या इसमें ज़ीरो है। एक्स इज इक्वल टू इनफाइनाइट होता है आइसोकोरिक में, क्या मतलब पी वी की पावर इनफाइनाइट हो गया कांस्टेंट, तो इसकी जो वैल्यू है मतलब वो वी इतना ज़्यादा हो गया है तो वी कांस्टेंट हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे एक्स की पावर इनफाइनाइट है। अब अगर एक्स की पावर वन होती है यानी कि पी वी कांस्टेंट होता है, तो हमारा टेम्परेचर कांस्टेंट होता है। कैसे, यू रिमेंबर बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ में क्या होता है, बॉयल्स लॉ सेज कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो हमारा P1 V1 है वो P2 V2 के बराबर होता है, और PV कांस्टेंट होता है। ठीक है, तो टेम्परेचर कांस्टेंट होने पे PV कांस्टेंट होता है। ये वाली इक्वेशन बॉयल्स लॉ से आई है। देन वी हैव x इज इक्वल टू n, ये होता है पॉलीट्रॉपिक। पॉलीट्रॉपिक तो पता ही है, पीवी की पावर x इज इक्वल टू n, कुछ भी हो जाए तो पॉलीट्रॉपिक हो जाएगा। और x की वैल्यू गामा होती है तो ए डायबिटिक होता है। ए डायबिटिक में क्या था, हीट कांस्टेंट थी, चेंज इन हीट वाज ज़ीरो, एंड दिस इज़ व्हाट ए डायबिटिक कांस्टेंट। ठीक है, ओके तो ये हमारा एक्सपेंशन का ग्राफ बन गया। फ्रॉम द पीवी डायग्राम ऑल्सो, जो पीवी डायग्राम का एरिया अंडर द ग्राफ होता है, किसी भी ग्राफ के अंदर का एरिया, वो उसका वर्क डन बताता है। ठीक है, okay, from the PV diagram for expansion it is clear that for same volume of expansion the area under same volume of expansion, क्योंकि सारी VI से VF ही जा रही है, the area under the isothermal curve is more than the adiabatic curve। अगर तुम्हें वैसे निकालना है तो तुम सबसे ज़्यादा देख सकते हो कि सबसे ज़्यादा वैल्यू किसकी है, आइसोबारिक की है, उसके बाद किसकी है, आइसोथर्मल की है, उसके बाद किसकी है, पॉलीट्रॉपिक की है, उसके बाद एडायबिटिक की है। पर मैक्सिमम क्वेश्चंस किन में आते हैं, आइसोथर्मल और एडायबिटिक के बीच कंपैरिजन करने के लिए, क्योंकि तुम्हें ऐसा ग्राफ दे देंगे, तुम्हें पता करना पड़ेगा कि आइसोथर्मल
आइसोथर्मल कौन सा है, ए डायबिटिक कौन सा है, ठीक है। एक्सपेंशन के कर्व में जो ऊपर है वो आइसोथर्मल है, कंप्रेशन में उल्टा होता है, ठीक है। तो वर्क डन किसका ज़्यादा हो जाएगा, एरिया अंडर द कर्व देखना है, तो एरिया अंडर द कर्व ऑफ आइसोथर्मल इज मोर, तो एरिया अंडर द आइसोथर्मल कर्व इज मोर देन द ए डायबिटिक कर्व, देयरफॉर जो वर्क डन होता है आइसोथर्मल के केस में वो ज़्यादा होता है ए डायबिटिक में, एक्सपेंशन में। सेम इज़ द कंप्रेशन ग्राफ, ये कैसे बनाया, वही पीवी बनाया है, और इसमें इनिशियल वॉल्यूम ज़्यादा है, फाइनल कम है, और ग्राफ ऐसे जा रहा है, ठीक है। अगेन सेम चीज़ है, बिल्कुल सेम है। यहाँ पे जो नोट करने वाली चीज़ वही है कि देखो जो यहाँ पे ये क्या है, आइसोबारिक कर्व है, इसके साथ वाला जो कर्व है वो आइसोथर्मल है, और ये ऊपर ज़्यादा हुआ जो कर्व है वो ए डायबिटिक है। यहाँ पे ए डायबिटिक के अंडर का एरिया ज़्यादा है, तो उल्टा हो गया, बस बेसिकली यही है। फॉर द कंप्रेशन कर्व इट कैन बी सीन दैट द एरिया अंडर द ए डायबिटिक कर्व इज़ मोर, ए डायबिटिक कर्व के अंदर का एरिया जो है वो ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू आइसोथर्मल का एरिया, देयरफॉर ये जो है वर्क डन बाय ए डायबिटिक इज़ मोर देन द वर्क डन बाय आइसोथर्मल इन केस ऑफ कंप्रेशन। अब इसको याद करते हैं, एक्सपेंशन के केस में किसका वर्क डन ज़्यादा है, आइसोथर्मल का, एक्सपेंशन वर्क डन बाय आइसोथर्मल इज मोर, कंप्रेशन वर्क डन बाय ए डायबिटिक इज मोर, ठीक है। इसको तुम कैसे भी याद रख सकते हो कि जब कंप्रेशन की बात आ रही है तो ए डायबिटिक का ज़्यादा है, ए सी सी है, जो भी याद रखना, ठीक है, और नोज ट्रिक्स। ओके, लेट्स सी अब क्वेश्चंस, क्योंकि ये बस इतना सा ही टॉपिक है, इसलिए कुछ कुछ क्वेश्चंस आते हैं, लेट्स सी देम। हमें बस ग्राफ आने चाहिए इस टॉपिक में। A given mass of gas expands from state A to state B by 3 paths 1, 2 and 3. 1, 2 और 3 से एक given mass of gas है वो expand कर रही है, ठीक है। expand वर्ड हाईलाइट कर लो। एक्सपेंशन का कर्व, एक्सपेंशन में क्या ज़्यादा होता था, आइसोथर्मल का वर्क डन ज़्यादा होता था, अगर ये वर्क डन पूछ रहे हैं, which is yeah that is what they are asking. W1, W2, W3 respectively are by the work done by the gas along the 3 paths, then इनके बीच का रिलेशन बताना है। ओके, क्या होता है वर्क डन, एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व 3 वाले केस में सबसे ज़्यादा होगा, 1 वाले में सबसे कम होगा, तो वर्क डन बाय 1 तो सबसे कम है, गलत, इक्वल तो नहीं है किसी भी केस में, तो ऑप्शन हो गया आंसर नंबर 2। ओके, कि वर्क डन बाय 1 सबसे कम है, देन 2 है, देन 3 है, तो कुछ बच्चे इसको ये करेंगे पता नहीं क्या सोच के। तुम्हें ये याद रखना है कि अगर पीवी कर्व दिया है तो वर्क डन एरिया अंडर द कर्व होता है, ठीक है, बस यही है। करेक्ट ऑर्डर इज W1 इज़ लेस देन W2 इज़ लेस देन W3। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, 2017 का PY की वही है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इंडिकेटेड द फॉलोइंग डायग्राम, हम प्रोसेस आइडेंटिफाई करना है, बस इतना सा काम है। पीवी कर्व है हमारा, कौन सा कर्व है तुम देखो पहले, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक्सपेंशन का कर्व है, ठीक है। एक्सपेंशन के कर्व में क्या होता है, अब हमें बस ये गेस करना है। सबसे पहले जो तुम्हें स्ट्रेट लाइन देखी उनको आइडेंटिफाई कर लिया करो, स्ट्रेट लाइन दैट इज़ पैरेलल टू पी एक्सिस, यानी कि यहाँ पे वॉल्यूम कांस्टेंट है, यानी कि फर्स्ट वाले में वॉल्यूम कांस्टेंट है। प्रोसेस 1 इज व्हाट, आइसोकोरिक, पी का होगा सी, पी का होगा सी, पी का होगा सी, ये वाला ऑप्शन हट गया, पी का सिर्फ सी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद ये चीज़ देखो, ये वाली एक और स्ट्रेट लाइन है, इसमें प्रेशर कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट क्या कहते हैं, आइसोबारिक। 4 हमारा आइसोबारिक हो जाएगा, यानी कि 4 का एस का होगा बी, पी का सी, एस का बी, पी का सी, एस का बी, पी का सी, एस का बी। ओके, यहीं से क्वेश्चन हमारा आंसर हो गया, पी का सी होता है, एस का बी होता है, ये वाला तो हमारा ऐसे ही नहीं था, तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया आंसर। वाह, इजी है ना, ये तो क्वेश्चन इजी था, बट अगर ऐसा नहीं होता तो क्या करते हैं। अब देखते हैं प्रोसेस क्यू का, देखते हैं हम लोग, हमें पता है क्यू का, अब तो ए पता ही है। प्रोसेस 2 है क्या, प्रोसेस 2 नीचे वाला कर्व है, प्रोसेस 3 ये वाला कर्व है। प्रोसेस 2 तुम्हें कैसा लग रहा है, एक्सपेंशन का में जो नीचे का कर्व है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, ए डायबिटिक होता है, राइट। तो यहाँ पे क्यू का आंसर हो जाएगा ए, विच इज़ करेक्ट, राइट। मैं यहाँ पे तो चलो 2 चीज़ें सही हो गया था, तो ये वाला क्वेश्चन ईजी था, है ना। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। एन आइडियल गैस इज कंप्रेस्ड टू हाफ इट्स इनिशियल वॉल्यूम बाय मीन्स ऑफ सेवरल प्रोसेसेस, विच ऑफ द फॉलोइंग रिजल्ट्स इन द मैक्सिमम वर्क बीइंग डन ऑन द गैस। मैक्सिमम वर्क किस में डन होता है, अगेन गो बैक टू द ग्राफ्स। इसमें सबसे पहले ये देखो, एक्सपेंशन है कि कंप्रेशन है, कंप्रेस टू हाफ, कंप्रेशन हो रही है। कंप्रेशन के केस में मैक्सिमम वर्क डन किसके अंदर होता है, दिस वाज द कंप्रेशन का कर्व। कंप्रेशन में तो चलो ए डायबिटिक दिख रहा है, लेट्स सी। ओके, यहाँ पे बोला है V इज इक्वल टू V नॉट बाई 2, तो कंप्रेशन हुई है। बट इन केस ऑफ आइसोकोरिक, हाँ, सबसे पहली बात कि PV में जो वर्क डन होता है ना, दैट इज़ एक्चुअली P डेल्टा V। तो अगर डेल्टा V 0 है तो वर्क डन 0 होगा, तो आइसोकोरिक तो कभी आंसर होता ही नहीं है, उसमें वर्क डन 0 ही होता है।
V is kept constant, V isochoric is equal to 0 and this is case of compression. So by area under the curve हम निकालते हैं, area under the curve से निकालते हैं A diabetic का वर्क डन सबसे ज़्यादा होता है, तो इसका आंसर भी A diabetic ही है, ऑप्शन नंबर 1. 15 का PYQ है ये. वर्क डन बाय A diabetic is more than वर्क डन बाय isothermal is more than वर्क डन बाय isobaric. लेकिन एक्सपेंशन के केस में isobaric का वर्क डन सबसे ज़्यादा होता है, ये चीज़ है. ओके, आई थिंक मतलब ये सारे क्वेश्चन तुम ऊपर वाले ग्राफ से कर सकते हो, अपने नोटबुक में ड्रॉ कर लेना एंड देन यू कैन ईजिली डू दीज क्वेश्चंस. ठीक है, अब ये वाला क्वेश्चन देखते हैं. 2012 का PYQ है ये. 1 mole ऑफ एन आइडियल गैस इनिशियल स्टेट ए से undergoes via 2 processes. It first undergoes isothermal expansion from volume B to 3V. पहले उसका expansion हो रहा है, PV कर्व में expansion हो रहा है. Okay, let's see. In its volume then isothermal expansion हो रहा है. ठीक है, सबसे पहली बात तो isothermal है. तो हमें पता है कि अगर PV ग्राफ में isothermal expansion हो रहा होता है तो वो ऐसा सा कुछ बनता है. ऐसा क्यों बनता है तभी तुमने सोचा है? और क्योंकि देखो जो बॉयल्स लॉ होता है वो यही कहता है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है ना, तो जो PV है वो कांस्टेंट है, और जो PV कांस्टेंट का कर्व बनता है वो ऐसा बनता है. वाई? क्योंकि अगर PV कांस्टेंट है तो मतलब कि P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V. कैसे? PV इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, P इज इक्वल टू KV. K का हटा दो, K बाई V हो गया, K बाई V, P इज़ प्रोपोर्शनल टू 1 बाई V. तो और ये हमारा ऐसा कर्व बनता है, ये वाला है ना, हाइपरबोलिक. तो बस यही चीज़ है, ये वाला कर्व बनाया तो ऐसा ही कुछ बनेगा. आइसोथर्मल एक्सपेंशन है तो देखो पहले स्टार्टिंग में आइसोथर्मल होना चाहिए, ये ठीक है. यहाँ पे तो ये कम हो रहा है, एक्सपेंशन करनी है, ऑप्शन नंबर 1 गलत है, इसमें कम हो रही है ये चीज़, गलत. एक्सपेंशन है. ये वाला क्यों नहीं होगा? स्ट्रेट लाइन नहीं होती है हमेशा, कभी भी ऐसे बनती है, स्ट्रेट लाइन नहीं होगी. तो ऑप्शन नंबर 3 काट दो, ऑप्शन नंबर 1 काट दो. एलिमिनेशन से 1 और 3 नहीं हो सकते. अब 2 और 4 देखते हैं, दोनों थोड़े सेम से लग रहे हैं. आगे से वो करेंगे. एंड देन इट्स वॉल्यूम इज़ रिड्यूस फ्रॉम 3V to V एट कॉन्स्टेंट प्रेशर. कॉन्स्टेंट प्रेशर का कैसे बनेगा? प्रेशर कॉन्स्टेंट है, ऐसी स्ट्रेट लाइन बनेगी V पर. ओके, तो ऑप्शन नंबर 1 तो गलत ही था, 3 भी गलत था. इसमें देखते हैं, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है ही नहीं, प्रेशर कांस्टेंट ही नहीं है, हटाओ इसको, बिल्कुल गलत है. ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर. पहले आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ, V से 3V गया, उसके बाद कंप्रेशन हुआ, 3V से V आया थ्रू द आइसोबारिक प्रोसेस. ठीक है, आई थिंक इट वॉज ईजी टू अंडरस्टैंड. ओके, लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 5. जो स्लोप्स होते हैं आइसोथर्मल और ए डायबिटिक कर्व्स के, वो कैसे रिलेटेड होते हैं? अब ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. ठीक है, इसमें स्टार मार्क कर लेना, ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा. फॉर आइसोथर्मल क्या होता है, हमने पढ़ा था कि किसी भी पॉलीट्रॉपिक जो भी हमने ग्राफ ड्रॉ किए हैं उनके लिए क्या होता है कि जो PV की पावर x है वो कांस्टेंट होती है, और आइसोथर्मल के लिए x की पावर 1 हो जाती, x की वैल्यू 1 हो जाती है, तो PV कांस्टेंट हो जाता है. राइट, अब क्या करना है, दोनों साइड को डिफरेंशिएट करना है. इसे मतलब कहते हैं एक पर्टिकुलर टाइप का डिफरेंशिएशन होता है, ये जो थर्मोडायनामिक्स में यूज़ होता है. जिससे इसमें क्या करना है तुम्हें, अगर तुम्हें नहीं आता है तो ऐसे करो, एक चीज़ को ऐसे लिखो और साथ में इसका वो ले लो डिफरेंशिएशन, P dV प्लस V dP, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो 0 लिख दिया यहाँ पे. ऑल्सो अब क्या करना है, P dV है, इसको उधर लेके जाओ, माइनस V dP हो जाएगा. अब क्या करो, जो P अपॉन माइनस P हो गया इज इक्वल टू DP बाई DV, क्योंकि हम DP बाई DV निकालते हैं हमेशा, तो DP बाई DV कितना आ गया, माइनस P बाई V आगे ऊपर जाएगा, माइनस P बाई V हो जाएगा. ठीक है, ये आ गया हमारा आइसोथर्मल के केस में. ए डायबिटिक में क्या होता है, PV गामा मतलब PV की पावर गामा कौन सी होती है, गामा क्या होता है, ए डायबिटिक कांस्टेंट. राइट, तो PV की पावर गामा कांस्टेंट है, इसका भी सेम डिफ्रेंशिएट करना है दोनों साइड से. लिखो P और यहाँ पे लिखा DV गामा प्लस V गामा DP. मतलब जो ये चीज़ है ना, पहले इसको लिख दो और बगल ऐसे लिख दो, बगल वाले को ऐसे, बस ये करना है. जब भी स्लोप्स कंपैरिजन होते हैं ना, यहाँ पे स्लोप कंपैरिजन है, और स्लोप क्या होता है, y और x एक्सिस का स्लोप कहता है y बाई x होता है, और यहाँ पे PV कर्व बनता है, तो इसलिए यहाँ पे स्लोप होता है DP बाई DV, P बाई V कुछ भी. ठीक है, यही चीज़ लिखी है. ओके, तो हमने ये ऐसे करके लिख लिया. अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, थोड़ा सा है वो कि कैसे, मतलब कि अब V की पावर गामा है तो गामा नीचे आ जाएगा, गामा V गामा माइनस 1. तुम्हें याद है ना x n का होता है, क्या होता था, n(x(n-1), वही चीज़ लिखी है, P गामा V गामा माइनस 1, और ये DV ऐसे रह जाएगा, V गामा DP. ये तो नॉर्मल ही है, इसको तो कुछ करना ही नहीं है, और ये कांस्टेंट की डिफ्रेंशिएशन 0 हो गया. अब क्या करो, इसी को हमने क्या किया है, सॉल्व किया है.
कैसे, डी पी बाई डी वी इधर गया तो माइनस डी पी हो गया, माइनस मतलब क्या हो जाता है ये देखो, मैं करके दिखा देती हूँ, पी गामा वी गामा -1 डी वी इज इक्वल टू माइनस वी गामा डी पी, है ना। अब डी पी बाई डी वी करना है हमको, इसको इधर लेकर आओ, वी माइनस वी गामा है ना, ओके। इसको थोड़ा साफ लिखते हैं, पी गामा वी गामा -1, एक मिनट, पी ओके, पी गामा वी गामा -1 डी वी, दूसरी डायरेक्शन में गया माइनस वी गामा डी पी, ठीक है। अब ये क्या करना है, अरे वो चला गया, पी गामा वी गामा -1 नीचे आ जाएगा वी गामा विच विल बी इक्वल टू डी पी बाय डी वी, ठीक है। ऐसे करके देख लेना। अब इसको जब सॉल्व करोगे ना, ये पी गामा वी गामा -1 अपॉन में वी गामा, तो ये ऊपर जाके माइनस गामा हो जाएगा, वी गामा -1 माइनस गामा, इसको ऐसे सॉल्व करके डी पी बाई डी वी की वैल्यू आ जाएगी माइनस गामा पी बाई वी, ठीक है, माइनस गामा पी बाई वी, ओके। एंड व्हाट वाज माइनस पी बाई वी, माइनस पी बाई वी वाज आइसोथर्मल का स्लोप, तो ए डायबिटिक का स्लोप कितना हो गया, ए डायबिटिक का जो स्लोप आया वो आया गामा टाइम्स ऑफ स्लोप ऑफ आइसोथर्मल, है ना, क्योंकि आइसोथर्मल का स्लोप था माइनस पी बाई वी, ए डायबिटिक का स्लोप आया माइनस गामा पी बाई वी, तो गामा टाइम्स स्लोप ऑफ आइसोथर्मल या गामा इंटू आइसोथर्मल कर्व स्लोप, ये हो गया हमारा आंसर, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ शोज द वेरिएशन ऑफ प्रेशर विद वॉल्यूम फॉर एन आइडियल गैस एट कांस्टेंट टेम्परेचर। पता है ये चीज़, तो कांस्टेंट टेम्परेचर जब होता है तो P इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू V, ये ग्राफ नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये नहीं बनेगा, ये बनता है ना, बस यही है। ये इसको डिराइव भी कर सकते हो, मैंने ऊपर करके दिखाया था, बस यही चीज़ है, ठीक है। यू कैन सी ऑल्सो अ ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन फॉर यू गाइस, क्योंकि ये बहुत ईजी टॉपिक था, छोटा टॉपिक था, तुम ये ब्रेन स्टॉर्मिंग क्वेश्चन कर सकते हो। इफ वर्क अंडर कंप्रेशन कर्व इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग अ नेगेटिव साइन, देन व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ वर्क डन अमंग ऑल द 4 प्रोसेसेस। क्या मतलब है इस क्वेश्चन का, कि जैसे हम लोग वर्क डन करते हैं अंडर कंप्रेशन कर्व का, वो अगर हम उसको करें कैलकुलेट एडिंग अ नेगेटिव साइन, यहाँ पे होता है एक्सपेंशन और कंप्रेशन का वर्क का साइन अलग अलग होता है, तो अगर कंप्रेशन में नेगेटिव साइन डालते हैं तो जो वर्क डन का ऑर्डर हमने बताया है कि कंप्रेशन में क्या बताया था कि सबसे ज़्यादा एडियाबैटिक में होता है, फिर आइसोथर्मल में होता है, फिर होता है हमारा आइसोबारिक में, तो क्या हो जाएगा ऑर्डर, ठीक है। यू कैन आंसर इन द कमेंट सेक्शन। तो मैं सोच रही हूँ कि मतलब हर जैसे कि हमारी 6th वीडियो है, तो देन 12th वीडियो में ऐसे क्वेश्चंस लाया करूँगी, ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन। इफ यू थिंक लाइक दैट इज़ गुड, यू कैन गिव अ थम्स अप, और जल्दी चाहिए तो और भी बता सकते हो। ऑल्सो कोई भी मतलब फीडबैक वगैरह है तो यू कैन ऑल्सो पुट दैट इन द कमेंट सेक्शन, एंड लेट्स डू, जो हम एक चीज़ करते हैं लास्ट में कि हमें हर क्वेश्चन से क्या क्या चीज़ें याद रखनी है, ठीक है। तो हमें क्वेश्चन नंबर 1 से क्या याद रखना है कि जब भी पीवी ग्राफ दिया होता है, एरिया अंडर द कर्व गिव्स द वर्क डन, ओके ओके। इस क्वेश्चन में क्या आना चाहिए था, इजीली बस मैच करना आना चाहिए, जो ऊपर ग्राफ दिखा है बस वही करना आना चाहिए था। और ये कि जब भी एक्सपेंशन का है, जैसे इस वाले केस में एक्सपेंशन है, तो जो ऊपर वाला होता है वो आइसोथर्मल का कर्व होता है, ठीक है। ये होता है कि मतलब याद रखना है, ग्राफ ही अगेन है कि किस में वर्क डन ज़्यादा होता है, कंप्रेशन में, एक्सपेंशन में, कौन से प्रोसेस में वर्क डन, कैसे वर्क डन का ऑर्डर क्या होता है, ठीक है, वो याद रखना है। इस केस में बस वही आना चाहिए था, ग्राफ कैसे वो करता है और एलिमिनेट करना आना चाहिए था ऑप्शन, बड़ा ईजी तुम्हारा 2020 सॉल्व हो जाता है ना। ईजिली कि जब आइसोबारिक है तो प्रेशर कांस्टेंट रहेगा, आइसोथर्मल है तो ऐसा ग्राफ बनेगा, ठीक है। इन्वर्सली देखो, जब कोई भी चीज़ प्रोपोर्शन होती है ना, मान लो पी प्रोपोर्शन होता है वी के, तो ग्राफ बनता ऐसा, पर पी इन्वर्सली प्रोपोर्शन है वी के, तो ग्राफ बनेगा ऐसा, ठीक है। ऐसी चीज़ें होती हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, स्लोप कैसे रिलेटेड तुम याद रख सकते हो कि जो ए डायबिटिक का स्लोप होता है वो गामा टाइम्स होता है आइसोथर्मल के स्लोप के, यू कैन जस्ट रिमेंबर, इतना डेरिवेशन हर बार थोड़ी करोगे, याद रख लेना, ठीक है। सो इसको और है बस बहुत ईजी क्वेश्चन, बॉयल्स लॉ केमिस्ट्री में पढ़ते हैं तो यार, ठीक है। एंड दिस इज़ अ ब्रेनस्टॉर्मिंग क्वेश्चन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर कोई डाउट वगैरह हो तो तुम कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो। थैंक यू।
Hello everyone, this is Harshi from Aditya Joshi team. This is the 9th video in this series in which I am doing all the topics from Aditya Bhaiya's list of topics because ये वो topics हैं जहाँ से question maximum time NEET में पूछा जाता है. तो अगर हम इनकी theory और questions अच्छे से कर लेते हैं तो we can expect a score of 120 plus or even 150 in NEET physics, which is a lot. Also, we have launched our Surya Plus test series this year. Last year, we predicted 712 marks का paper from it. So, also this year, we are claiming 700 plus marks का paper. So, you can also check that out. Okay, let's begin with our topic. आज का topic है modulus. तो modulus देखो क्या होता है. Modulus ना एक mechanical properties of solids है, उसका topic है. एक 3 टाइप के मॉडुलस हैं उस चैप्टर में. एक है यंग्स मॉडुलस, एक है बल्क मॉडुलस, एक है शेयर मॉडुलस. ठीक है. एंड व्हाट डू दे डू? दे डिस्क्राइब द इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ मटेरियल. इलास्टिसिटी वगैरह तुम्हें पता है क्या होता है. एक बॉडी है, उसकी कितनी मतलब अगर मैं उसको स्ट्रेच करूँ तो उसके वापस आने की जो टेंडेंसी होती है ना, दैट इज़ इलास्टिसिटी. ठीक है. एक स्टील की इलास्टिसिटी रबड़ से ज़्यादा होती है. ये मतलब एक बहुत ही बेसिक चीज़ है जो तुम्हें पता होनी चाहिए. मतलब लोगों को ये लगेगा कि रबड़ की ज़्यादा होती है क्योंकि रबड़ इलास्टिक ज़्यादा लगता है हम लोगों को, बट नहीं. वो होता है कि हमने कितना उसे स्ट्रेच कर उसकी कितनी टेंडेंसी है वापस आने की, तो वो स्टील की ज़्यादा होती है कंपेयर टू रबर. ठीक है. तो अब चलो पढ़ते हैं. यंग्स मॉडुलस 3 टाइप के मॉडुलस हैं तो हमें वही पढ़ने हैं. यंग्स मॉडुलस को हम गामा से रिप्रेजेंट करते हैं. ये होता है, इसको क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. ठीक है. डिस्क्राइब्स द इलास्टिसिटी ऑफ अ मटेरियल व्हेन स्ट्रेच्ड और कंप्रेस्ड. जब हम किसी चीज़ को खींचते हैं या कंप्रेस करते हैं तो जो इलास्टिसिटी को डिस्क्राइब करने के लिए मॉडुलस है, दैट इज़ द यंग्स मॉडुलस. व्हाट इज़ गामा? गामा इज इक्वल टू स्ट्रेस अपॉन में स्ट्रेन. स्ट्रेस होता है नॉर्मल स्ट्रेस, मतलब हमें एक स्ट्रेस है नॉर्मल फोर्स जो लग रही होती है वो एरिया के नॉर्मल. जैसे मान लो एक वायर है तो इसके ये एरिया है, इसके नॉर्मल जो स्ट्रेस लग रही है ना परपेंडिकुलर, उसको कह रहे हैं हम लोग स्ट्रेस. और स्ट्रेन होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, मतलब दैट इज़ बेसिकली चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ. जैसे आई विल शो यू. स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या है? F/A. और स्ट्रेन का है डेल्टा L/L. चेंज इन लेंथ अपॉन में ओरिजिनल लेंथ. ये होता है हमारा स्ट्रेन की कितना लेंथ बदल गया, वही है. और F/A फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस. मतलब मैंने बताया ना कि ऐसा डायग्राम बनाया. ये एरिया में जो परपेंडिकुलर जो तुम प्रेशर कहते हो ना, बेसिकली सेम डायमेंशंस होती है स्ट्रेस की, फोर्स अपॉन में एरिया. ठीक है. हमारे यूनिट्स एंड डायमेंशंस में भी क्वेश्चन आता है कि स्ट्रेस और प्रेशर की डायमेंशन सेम होती है क्योंकि उनका फॉर्मूला भी F/A सेम है. F फोर्स परपेंडिकुलर अपॉन में एरिया. ठीक है. अब इससे ना मैंने तुम्हें याद रखने के लिए बोली थी एक चीज़ बस. डेल्टा एल इज इक्वल टू FL अपॉन में A गामा. ये फॉर्मूला याद रख लो. मतलब मैंने तो ऐसे याद किया था, डेल्टा एल इज इक्वल टू FL अपॉन में A गामा. इसको याद रखने से तुम्हारे सारे कॉलेज क्वेश्चन ऑलमोस्ट बन जाएंगे क्योंकि यही रिलेशन है. अगर तुम्हें ये याद नहीं रहता गामा इज इक्वल टू FL अपॉन में A डेल्टा एल, मैं तो इसको ऐसे याद रखती थी, डेल्टा एल इज इक्वल टू FL अपॉन में A गामा. बस ये चीज़ याद रखनी है. ठीक है. इसका ऐसा यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. क्योंकि गामा बेसिकली देखो लेंथ और लेंथ, स्ट्रेन इज डायमेंशनलेस. ये भी क्वेश्चन आता है. स्ट्रेस की डायमेंशन, स्ट्रेन की डायमेंशन, यूनिट्स एंड डायमेंशंस का बहुत ही पूछा जाने वाला सवाल है. डेल्टा एल अपॉन में एल. डेल्टा एल चेंज इन लेंथ की डायमेंशन ही मीटर होगी, लेंथ की भी मीटर होगी, कैंसिल हो जाएंगे तो ये डायमेंशनलेस है. फोर्स पर यूनिट एरिया न्यूटन पर मीटर स्क्वायर या फिर पास्कल हमारा जो प्रेशर होता था. यूज्ड फॉर लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन. एग्जाम्पल स्ट्रेचिंग अ वायर है ना, स्ट्रेचिंग या कंप्रेस करने के लिए यूज़ करते हैं. ठीक है. अब होता है बल्क मॉडुलस बीटा. बीटा जो होता है डिस्क्राइब्स द चेंज इन वॉल्यूम अंडर प्रेशर. अगर हम लोग मतलब ये ना, ये बेसिकली फ्लूइड्स वगैरह में पूछा जाता है बल्क मॉडुलस. ठीक है. चेंज इन वॉल्यूम, क्योंकि वॉल्यूम में बदलाव आता है उसमें अंडर प्रेशर. जैसे कि ये चीज़ है उसमें वो उसकी वॉल्यूम बदल रही है क्योंकि उसमें प्रेशर लग रहा है तो उसकी वॉल्यूम कम हो रही है. अगर प्रेशर नहीं तो ज़्यादा हो रही है, तो इस चीज़ को बताने के लिए बल्क मॉडुलस होता है. बीटा की वो देख लो, डेल्टा P चेंज इन प्रेशर अपॉन में माइनस ऑफ डेल्टा V अपॉन में V0, जो कि V0 ओरिजिनल वॉल्यूम रही थी. जैसे यहाँ पे डेल्टा L/L है ना, वैसे यहाँ पे डेल्टा V/V है. ठीक है. और ऊपर में डेल्टा P है. यहाँ पे फोर्स अपॉन एरिया था, यहाँ पे चेंज इन प्रेशर है. फोर्स अपॉन एरिया और प्रेशर की डायमेंशन सेम ही थी ना. तुम देखो डायमेंशनली याद रखने की कोशिश करा करो. जो ये वाले फॉर्मूलाज होते हैं ना जो कि कन्फ्यूजन होती है इन सब में, तो डायमेंशनली देखो. मैंने इसको कैसे याद रख रखा है. यहाँ पे क्या है? डेल्टा L/L नीचे, यहाँ पे डेल्टा V/V नीचे, क्योंकि चेंज इन वॉल्यूम के लिए है बल्क मॉडुलस. ऑल्सो मतलब बल्क से तुम्हें क्या याद आ रहा है कि वॉल्यूम की चीज़ है ना कुछ तो. और डेल्टा P जो है यहाँ पे फोर्स अपॉन में एरिया था, यहाँ पे चेंज इन प्रेशर है, तो डायमेंशंस तो सेम ही रहेंगी. तो ये क्या होता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन. क्योंकि बल्क मतलब डिफाइन तो ऐसे ही किए जाते हैं स्ट्रेस बाय स्ट्रेन. वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वी सॉल्व दिस आउट. ठीक है. डेल्टा P को क्या लिख सकती हूँ? -F/A लिख ही सकती हूँ. डेल्टा V/V0. ठीक है. यही चीज़ है बस.
ओके, ऐसा यूनिट अगेन सेम है, यूज फॉर वॉल्यूम स्ट्रेन। एग्जांपल गैसेज एंड लिक्विड्स अंडर प्रेशर। जब गैसेज और लिक्विड्स प्रेशर के अंदर होती हैं तो उनके वॉल्यूम जो चेंज आता है ना, उसके लिए बल्क मॉडुलस को यूज़ करते हैं। फिर है शेयर मॉडुलस जी, या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इसको ईटा भी कहते हैं, ये ईटा है ऐसे करके बनाते हैं इसको, या फिर शेयर मॉडुलस जी। हमने दो मॉडुलस कर ली हैं, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एंड मॉडुलस बल्क मॉडुलस, ठीक है। अब है हमारा शेयर मॉडुलस या फिर मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। मेजर्स हाउ अ मटेरियल डिफॉर्म्स व्हेन अ टेंजेंशियल फोर्स इज अप्लाइड। यहाँ पे हमने लॉन्गिट्यूडनल फोर्स लगाया था, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन था बेसिकली, और यहाँ पे हमारा जो फोर्स है वो टेंजेंशियल फोर्स है, ठीक है। तो ये होता है शेयर मॉडुलस है, शेयर स्ट्रेस बाय शेयर स्ट्रेन विच इज़ एफ बाय ए अपॉन में थीटा। शेयर स्ट्रेन को थीटा से डिफाइन करते हैं। ऐसा यूनिट अगेन सेम है क्योंकि ये अगेन डायमेंशन लेस है और इसकी डायमेंशन प्रेशर वाली हैं। यूज्ड फॉर शेयर स्ट्रेन, एग्जांपल डिफॉर्मेशन ऑफ अ बुक व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड साइडवेज। मतलब ना वो ऐसी चीज़ होती है, तो ऐसे फोर्स लगा रहे हो किसी चीज़ के, देखो मतलब कि मान लो ये बुक है और इसके ना ऊपर में लगा रहे हो, फिर कोई भी चीज़ है जिसके तुम इसको ऐसे ऊपर में लगा रहे हो बस फोर्स है ना, सर्टेन एंगल, ठीक है। तो उससे क्या होगा, मान लो ये है ना, तो मैं इसको ऐसे ऐसे खींचूंगी तो वो लॉन्गिट्यूडनल हो जाएगा, लेकिन मैं उसके पैरेलल लगाऊंगी। मतलब व्हाट वाज माय पॉइंट कि जब हम ऐसे वायर है, इसके एरिया है, इसके ऐसे परपेंडिकुलर लगा रहे हैं ना, तो हमारा गामा वगैरह निकलेगा। पर अगर मैं इसके ही मतलब जैसे इसका एरिया है उसी डायरेक्शन में कोई फोर्स लगाऊं, उसके पैरेलल फोर्स लगाऊं, तो उसे शेयर कहते हैं। शेयर स्ट्रेस या शेयर स्ट्रेन वगैरह पैरेलल के लिए होता है। तो जैसे मान लो ये चीज़ है, मैं इसको पैरेलल जैसे ऐसे थी ना, तो मैं इसको खींच रही थी, मैं इसके ऐसे पैरेलल लगाऊँ, मतलब ऐसे करके एक फोर्स लगाऊँ जो इसके एरिया के पैरेलल जाएगा, तो ये जो चीज़ होगी उसे कहेंगे शेयर मॉडुलस, ठीक है। टेंजेंशियल फोर्स लगाते हैं इसमें साथ साथ में, टेंजेंट तुम्हें पता है ना ऐसे होता है उसी के साथ में, तो वैसे फोर्स लगाएंगे ताकि उसमें ना, इसमें क्या होगा, इसकी थोड़ी शेप बदलेगी है ना, कुछ बदलेगा। ओके ये एग्जांपल देख लेना। अब एक पॉइजन्स रेशियो आता है जिसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, रेशियो ऑफ लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ठीक है। लेटरल स्ट्रेन वही एक तरीके से, व्हेन अ डिफॉर्मिंग फोर्स इज अप्लाइड एट द फ्री एंड ऑफ अ सस्पेंडेड वायर ऑफ लेंथ एल एंड रेडियस आर, देन इट्स लेंथ इंक्रीजेज बाय डी एल बट इट्स रेडियस डिक्रीजेज बाय डी आर, ठीक है। जैसे हम लोग एक फ्री एंड ऑफ सस्पेंडेड वायर है, उसमें अगर फोर्स लगाते हैं ना, डिफॉर्मिंग फोर्स लगाते हैं, तो उसकी लेंथ तो बढ़ जाती है पर उसका रेडियस कम हो जाता है। इमेजिन करो एक वायर लटकी हुई है, तुमने उसे खींचा, ठीक है, तो उसकी लेंथ तो बढ़ी है लेकिन वो पतली सी नहीं जाती थोड़ी सी खिंच के, है ना, उसका रेडियस कम हो जाता है, वही चीज़ लिखी है। नाउ टू टाइप्स ऑफ स्ट्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड बाय अ सिंगल फोर्स। दो टाइप के स्ट्रेन होते हैं, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल, एक होता है लेटरल, ठीक है। लॉन्गिट्यूडनल होता है डेल्टा एल बाय एल और लेटरल होता है डेल्टा आर बाय आर, इसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो जो हमारा पॉइजन्स रेशियो होता है वो होता है लेटरल स्ट्रेन अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन लिखा, नीचे लिखा डेल्टा एल बाय एल, यहाँ पे नेगेटिव साइन किया हुआ है क्योंकि रेडियस कम हो रहा था, राइट, इसलिए। तो इसको याद रखना है, पॉइजन्स रेशियो इज लेटरल स्ट्रेन अपॉन में लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन वाला फॉर्मूला, और इसका फिर ये डाल दिया माइनस डेल्टा आर बाय आर अपॉन में डेल्टा एल बाय एल। इसकी भी कोई यूनिट्स नहीं है ऑब्वियसली, तो ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी होती है। पॉइजन्स रेशियो इज डायमेंशनलेस। टिपिकली ये 0 और 0.5 के बीच आता है मोस्ट मटेरियल्स के लिए। थ्योरेटिकल वैल्यूज ऑफ पॉइजन्स रेशियो लाई बिटवीन -1 एंड 0.5। हम कहते हैं कि -1 से 0.5 के बीच में आ सकता है, बट मतलब कि हमने देखा है कि 0 से 0.5 में ही आ जाता है, बस यही है। अब कुछ इंपॉर्टेंट रिलेशंस हैं जिनमें आज सच क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है, लाइक फॉर्मूला ही आ जाता है डायरेक्टली, तो इन्हें याद रख सकते हो तुम। क्वेश्चंस करोगे ना तुम लोग अगर डिटेल में बहुत ज़्यादा, तो तुम्हें पता चलेगा, विच इज़ योर जॉब। यहाँ पे मेरा काम है, मैं तुम्हें पढ़ा दूंगी, उनसे रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हैं वो करा दूंगी, लेकिन आगे जाके तुमने इसको वीडियो को देखा, क्वेश्चंस किए, उसके बाद तुम्हें खुद क्वेश्चंस करने हैं इस टॉपिक के, ठीक है, ताकि वो टॉपिक तुम्हारा परफेक्ट हो जाए। दैट्स व्हेन यू कैन से कि हाँ मैंने आदित्य भाई के लिस्ट ऑफ टॉपिक से सारे क्वेश्चंस करे हैं, और अब मुझे तब तुम्हारा स्कोर एक्चुअली में 120+ आएगा, क्योंकि मैं पढ़ा तो दूंगी, क्वेश्चंस भी करा दूंगी, बट तुम्हारा इनपुट क्या है फिर उसमें, सिर्फ पढ़ना नहीं, क्वेश्चन तुम्हें खुद से करने पड़ेंगे, एक्स्ट्रा करने पड़ेंगे, ठीक है। ओके, इंपॉर्टेंट रिलेशंस है, गामा इज इक्वल टू 3 बीटा 1 - 2 ये पॉइजन्स रेशियो सिग्मा। इसको याद रख लो, मेरे पास कोई ऐसे ट्रिक तो नहीं है इसे याद रखवाने की। Anyway, you can remember it. Gamma is equal to 2 eta 1 plus sigma. Sigma 3 beta minus 2 eta 2 eta plus 6 beta होता है। बस ये तो पढ़नी है, चलो इसमें ये तुम देख लेना, ठीक है, लिख के याद कर लेना इनको। फैक्टर्स अफेक्टिंग, याद रखने का थोड़ा इजी तरीका है कि तुम अगर वो कर लो, थोड़ा सा डायमेंशंस वगैरह से याद रखो, ठीक है। ओके, नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी। कुछ फैक्टर्स जो कि इलास्टिसिटी को अफेक्ट करते हैं। मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल्स डिक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर एक्सेप्ट फॉर इन्वायरमेंट में जब थोड़ा टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होता है तो उसको यूज़ भी करते थे हम इन्हीं चीज़ों के लिए।
बट वैसे जो मॉडुलस है वो डिक्रीज़ करता है राइज इन टेम्परेचर के साथ, तो इन्वर्स रिलेशन है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रिसेंट ईयर्स में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो फिर एक बार इसको देख लेना। या बाय अनीलिंग इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल डिक्रीजेस, बाय हैमरिंग और रोलिंग इलास्टिसिटी ऑफ मटेरियल इंक्रीजेस। इसका अगर तुम्हें रीज़न जानना है तो तुम गूगल वगैरह कर सकते हो, ठीक है। बाकी इसको एज अ फैक्ट याद रखना तो रख सकते हो। टेम्परेचर वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पूछा जाता है ज़्यादा। एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज़, ये भी इंपॉर्टेंट है। एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज़ अफेक्ट्स इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ डिपेंडिंग ऑन वेदर इम्प्योरिटीज़ आर देमसेल्व्स मोर और लेस इलास्टिक, ठीक है। अगर हम इम्प्योरिटीज़ ऐड करते हैं तो डिपेंड करता है कि इम्प्योरिटीज़ कैसी ऐड करी हैं, ज़्यादा इलास्टिक ऐड करी हैं, कम इलास्टिक ऐड करी हैं, ठीक है। तो वो वैसे करके इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ को अफेक्ट करते हैं। फॉर लिक्विड्स मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज़ ज़ीरो, येस, बिकॉज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी क्या होता था, देखो ये रहा ना, शेयर स्ट्रेस बाय शेयर स्ट्रेन। ये हम लोग लिक्विड्स के लिए डिफाइन नहीं कर सकते, हम लिक्विड्स के लिए बल्क मॉडुलस डिफाइन करते हैं, ठीक है। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी इज ज़ीरो, गामा एंड ईटा आर पोजेस्ड बाय सॉलिड मटेरियल्स ओनली, वही चीज़ लिखी है, ठीक है। बीटा होता है लिक्विड्स के लिए और बाकी दोनों सॉलिड्स ही देते हैं। For the same material, the three coefficients of elasticity gamma, eta and beta have different magnitudes. Same material के लिए तीनों की वैल्यू निकालेंगे, तीनों की वैल्यू डिफरेंट आएगी, क्योंकि सॉलिड्स के पास तीन हो सकते हैं, बट जो हमारे फ्लूइड्स होते हैं बेसिकली, उनके पास से बल्क मॉडुलस होता है। आइसोथर्मल इलास्टिसिटी ऑफ गैस, हाँ ये इंपॉर्टेंट है, ये आगे जो तुम्हारे चैप्टर्स होते हैं ना उनमें काम आता है। आइसोथर्मल इलास्टिसिटी ऑफ अ गैस ET से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो P होता है, मतलब P के बराबर होता है आइसोथर्मल इलास्टिसिटी, वेयर P इज प्रेशर ऑफ द गैस। एडायबैटिक इलास्टिसिटी ऑफ अ गैस ES इज इक्वल टू गामा P, वेयर गामा इज इक्वल टू CP बाय CV। हमने क्या बोला, ES इज इक्वल टू गामा टाइम्स P। व्हाट वाज P? इट वाज ET, राइट। तो ES क्या हो जाएगा हमारे पास, गामा ET। तो ES विच इज़ ET इज इक्वल टू गामा, ठीक है। रेशियो बिटवीन आइसोथर्मल इलास्टिसिटी एंड एडायबैटिक इलास्टिसिटी इज दिस, गामा विच इज ऑल्सो इक्वल टू CP बाय CV। और CP क्या होता है, स्पेसिफिक हीट होती है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, और ये होती है स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ओके। तो ये याद रख लेना, ठीक है, ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है। गामा इज इक्वल टू CP बाय CV और ES बाय ET इज इक्वल टू गामा, ठीक है। चलो अब क्वेश्चंस करते हैं। द यंग्स मॉडुलस ऑफ अ स्टील इज ट्वाइस दैट ऑफ ब्रास, गामा स्टील ट्वाइस है। दो वायर है सेम लेंथ की, दोनों वायर की सेम है और सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का एरिया सेम है, एक स्टील की है दूसरी ब्रास की है, दैट सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम रूफ, ऐसे सस्पेंड कर दिया दोनों को। इफ़ वी वांट द लोअर एंड्स ऑफ द वायर्स टू बी एट द सेम लेवल, देखो इनका मतलब कि हमने दो वायर को सस्पेंड किया, इनकी लेंथ सेम है, ठीक है। If we want the lower ends of the wires to be at the same level, then the weight added to the steel and brass wires must be in the ratio of, दोनों का लेंथ सेम है लेकिन उनको टांगी है ना, मतलब हमने लटकाई है रूफ से, तो थोड़ा डिफरेंट आ रहा है। हम क्या चाहते हैं कि हम ऐसा दोनों में वेट डालें जिससे कि दोनों की जो लेंथ, मतलब दोनों ना सेम लेवल पे आ जाए। दोनों सेम लेवल पे कब आएंगी, जब उनकी चेंज इन लेंथ सेम होगी, राइट, क्योंकि वो सेम ही लेंथ की हैं। तो अगर हमने उन्हें एक्सटेंड करना है तो जो हम लोग इंक्रीज़ कर रहे हैं लेंथ में वो सेम रहेगा, तभी वो दोनों का लोअर लेवल सेम रहेगा ना, ठीक है। तो हमें निकालना है कि कितना वेट हम डालें ऐसा, तो इनका सेम रहेगा, ठीक है, मस्ट बी इन द रेशियो ऑफ। अब मैंने एक ही फॉर्मूला याद करवाया, डेल्टा एल इज इक्वल टू FL बाई ए गामा, वही फॉर्मूला लग जाएगा यहाँ पे, ठीक है। क्या होता था, डेल्टा एल इज इक्वल टू FL बाई ए गामा। हमें फोर्स निकालना है ना, वेट है, वेट क्या होता है, फोर्स होता है। डेल्टा एल सेम है, एल सेम है, ए सेम है, गामा भी गामा से डिफरेंट हो रहा है ना, गामा दोनों का अलग है। तो क्या हो जाएगा हमारा, बेसिकली जो यही फॉर्मूला है हमारा, है ना, हम ये सारी चीज़ें सेम है, ये और इसके बीच का रेशियो निकालना है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को ऐसे कर देते हैं। अब हमें WS बाई W भी निकालना है, गामा S बाई गामा भी पता है, विच इज़ 2/1। तो आंसर क्या हो जाएगा, 2:1, द रेशियो ऑफ यंग्स मॉडुलस ही, इनका वेट का रेशियो हो जाएगा, ठीक है। ईजी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, यही मेन टाइप के क्वेश्चन है जिससे पूछे जाते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन करना सीख लो, यू विल बी वेल वर्स्ड इन दैट, ठीक है। आई थिंक समझ आ गया होगा, बेसिकली बस हमने रेशियो ही निकाला है। चलो ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। स्टील एंड कॉपर वायर्स ऑफ द सेम लेंथ एंड एरिया, मतलब लेंथ सेम है, एरिया सेम है, आर स्ट्रेच बाय सेम वेट, फोर्स भी सेम है, वन आफ्टर द अदर। यंग्स मॉडुलस ऑफ स्टील एंड कॉपर, यंग्स मॉडुलस में अंतर है, तो रेशियो ऑफ इंक्रीज इन लेंथ क्या बोला है मैंने, डेल्टा एल इज इक्वल टू FL बाय ए गामा। तो डेल्टा एल और गामा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बस इन्वर्स रिलेशन लगाना है यहाँ पे। डेल्टा एल एस गामा एस, डेल्टा एल सी यू गामा सी, मतलब उल्टा उल्टा लिख देना, एक को न्यूमरेटर एक को डिनोमिनेटर, अगर तुम्हें कुछ और समझ नहीं आ रहा है तो, ठीक है। ऐसे करके इन्वर्स रिलेशन लगा।
एंड यू नो यंग्स मॉडुलस स्टील और कॉपर का, वो लिखा, स्टील का क्या था ये नीचे लिखा, कॉपर का ऊपर लिखा, सॉल्व दिस आउट, यू गेट द आंसर इज 3/5। रेशियो वाले क्वेश्चंस पे थोड़ा ध्यान रखना है, कैसे ध्यान रखना है मैं तुम्हें सिखाती हूँ। अब तुम उल्टा, अगर इसमें तो चलो नहीं है, अगर ऑप्शन में 5/3 होता तो तुम्हें कन्फ्यूजन होती है, क्या पता तुम गलती मार्क कर देते। कैसे देखना है, तुम यहाँ तक तो पहुँच गए ना कि डेल्टा एल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है गामा के, और हमें क्या बोला है, रेशियो ऑफ इंक्रीज इन लेंथ निकालनी है, ठीक है, स्टील की पहले फिर कॉपर वायर की। तो स्टील का जो गामा है वो ज़्यादा है ना, स्टील का गामा ज़्यादा है तो उसकी इंक्रीज इन लेंथ कम होगी, गामा ज़्यादा होता है तो लेंथ कम इंक्रीज़ होती है, राइट। तो ऊपर में वैल्यू कम ही होनी चाहिए, तो ये वाला आंसर तो हो ही नहीं सकता था और ये भी आंसर नहीं हो सकता था, इन दोनों में से ही कोई आंसर होता। तो तुमने 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर दिए ना, दिस इज़ वेरी हेल्पफुल। अगर मान लो ये वाला ऑप्शन भी ऐसा ही होता है ना, तो तुम्हारा आंसर बिना निकाले ही आ जाता यहीं से, कि अगर मेरा गामा कम होता है तो मेरी लेंथ ज़्यादा बढ़ती है। गामा कम है इसका, है ना, गामा कम है, मतलब उल्टा बोल रहे, मतलब वही चीज़ है, गामा कम है कॉपर का, तो कॉपर का गामा कम है तो उसकी लेंथ ज़्यादा बढ़ेगी, लेंथ ज़्यादा बढ़ेगी तो रेशियो में कॉपर की इंक्रीज इन लेंथ ज़्यादा होगी, मतलब डिनोमिनेटर ज़्यादा होगा। तो ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, ठीक है। ऐसे करके रेशियो वाले क्वेश्चंस करना सीखो थोड़ा, एलिमिनेशन करके। दिस मेथड इज़ हेल्पफुल इन एवरी चैप्टर, ओके, दिस इज़ अ वेरी जनरल टॉपिक फॉर, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं रेशियो वाले, ओके। बल्क मॉडुलस दे रखा है, इंक्रीज इन प्रेशर रिक्वायर टू डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर बाय 0.1%। क्या होता था बल्क मॉडुलस, डेल्टा पी अपॉन में डेल्टा वी बाय वी, नेगेटिव साइन भी होता था यहाँ पे, पर देख सकते हो तुम ऑप्शंस में नेगेटिव का कुछ इतना रोल नहीं है तो हमने नहीं लिखा, ठीक है। बल्क मॉडुलस की वैल्यू डाली, डेल्टा पी हमें निकालना है, रिक्वायर टू डिक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द वाटर सैम्पल बाय 0.1%, 0.1%, ये होता है 0.1%, लिख दिया। इसको सॉल्व कर लो, 0.1 ऊपर से हटाओ, एक और 0 नीचे आ जाएगा, ठीक है। और ये डिवाइड का साइन उल्टा करते हैं तो ऊपर आ जाता है ना, तो ये 1000 ऊपर आ जाएगा, 1 नीचे हो जाएगा, ठीक है। इजी टू सॉल्व, राइट। ये नीचे गया इधर 10⁻³ है, ये 1000 10⁻³ होता है, ये इधर गया 10⁻³, 9 - 3 करेंगे तो 10⁻6 आ जाएगा, 2 × 10⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैंने थोड़ा जल्दी बताया बिकॉज आई अज्यूम कि ये वाली कैलकुलेशंस तुम्हें आती हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, अगर नहीं आती हैं तो तुम मुझे बता सकते हो, आई ट्राई कि मैं अगली बार से थोड़ा ज़्यादा डिटेल करूँ, बट या। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ द आइडियल लिक्विड इज, आइडियल लिक्विड का मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी 0 होता है, वाई, बिकॉज नो फ्रिक्शनल फोर्स एग्जिस्ट इन केस ऑफ आइडियल लिक्विड। आइडियल लिक्विड होता है जिसमें कोई फ्रिक्शनल फोर्स ही नहीं होता, हेंस टेंजेंशियल फोर्सेज आर 0। देखो अगर लिक्विड है ऐसे ऐसे लाई कर रहा है, मान लो एक लिक्विड ऐसे होता है वैसे, बट ठीक है मान लो यही है, अब इसमें अगर फ्रिक्शन लग रहा है तो फ्रिक्शन तो लगेगा ना, तो फ्रिक्शन टेंजेंशियल फोर्स बन जाएगा। लेकिन अगर आइडियल लिक्विड है तो उसमें कोई फ्रिक्शनल फोर्स नहीं है, टेंजेंशियल फोर्स 0 है, तो कोई स्ट्रेस ही डेवलप नहीं हो रही है, तो मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी 0 हो जाता है, ठीक है। Increase in length of a wire on stretching is 0.04%. If Poisson's ratio for the material of wire is 0.5, then the diameter of the wire will इंक्रीज इन लेंथ बोला कि 0.04% है। 0.04% का क्या मतलब है कि जो इंक्रीज इन लेंथ है वो 0.04% या फिर अपॉन में 100 ऑफ इनिशियल लेंथ। मतलब इनिशियल लेंथ अगर 100 थी ना, क्या मतलब होता है 0.% का, इनिशियल लेंथ अगर 100 थी तो अब जो इंक्रीज़ हुआ है ना उसमें वो 0.04 का हुआ है, ठीक है। इफ़ इट इज़ 100, 0.04 का इंक्रीज़ हुआ है। इफ़ इट इज़ L, 0.04% ऑफ L, ठीक है। दिस इज़ व्हाट इट मीन्स। तो इसको मैंने ऐसे करके लिख दिया, ठीक है। तो मैं इसको, अब पॉइजन्स रेशियो क्या होता था, -Δr/L अपॉन में Δl/L, राइट। अब Δl/L यहाँ से कितना आ जाएगा, इट विल बी 0.04 अपॉन में 100, ठीक है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, हमें क्या निकालना है, डायमीटर ऑफ द वायर, तो रेडियस से निकल जाएगा, राइट, ओके। या सो वी सॉल्व दिस आउट, 0.5 Δl/L, Δl/L की हमारी वैल्यू कितनी आ रही है, 0.04/100, वी राइट इट लाइक दिस। अब क्या करना है ना, 0.5 क्या हो जाएगा -Δr/r और डिवाइडेड बाय Δl, तो Δl को नीचे लिख दो, Δl/L कितना है 0.04 अपॉन में 100, ये इस डायरेक्शन में क्या 0.05 इंटू, ये भी नेगेटिव को भी लेकर गया, ठीक है, -0.5 इंटू 0.04 Δr/r इंटू 100 एक साइड हो गया, क्योंकि हमें परसेंटेज में ही बताना है। हमें ये भी इन्होंने क्या दिया था, Δl/L दिया था परसेंटेज में, इसलिए वील कैलकुलेट दैट ओनली। और इसको सॉल्व करते हैं, हमारा आंसर आएगा 0.02% से कम हो जाती है, ठीक है। दैट इज़ हाउ यू डू इट। तुम बोलोगे कि
वी आर टॉकिंग अबाउट रेडियस हेयर, और यहाँ पे इन्होंने डायमीटर बोला है, तो इसका कोई डिफरेंस नहीं हो रहा क्या? नहीं हो रहा, क्योंकि डायमीटर इज़ ट्वाइस ऑफ रेडियस, बट चेंज तो सेम ही होगा ना, जो रेडियस में चेंज होगा वही डायमीटर में चेंज होगा, राइट? क्योंकि हम कह रहे हैं चेंज अपॉन में इनिशियल, तो चेंज अपॉन में इनिशियल फॉर डायमीटर ऑल्सो इट विल बी द सेम, ठीक है? बिकॉज डायमीटर इज जस्ट ट्वाइस ऑफ द रेडियस, इट इज़ नॉट एनी थिंग डिफरेंट. जब हम मल्टीप्लाई मतलब मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं ना, तो एज सच फ़र्क नहीं पड़ता जब हम लोग परसेंटेज निकालते हैं, तो ठीक है, इसका बात का ध्यान रख लेना. ओके, अब एक 2022 का क्वेश्चन देखते हैं. गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, assertion रीजन है. द स्ट्रेचिंग ऑफ अ स्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय द shear modulus ऑफ द मेटल ऑफ द स्प्रिंग. अ कॉइल स्प्रिंग ऑफ कॉपर हैज़ मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड अ स्टील स्प्रिंग ऑफ द सेम डायमेंशंस. कह रहा है कॉपर वाली है तो उसका ज़्यादा टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है. ये गलत हो गए. स्टील की ज़्यादा होती है. सेम डायमेंशंस के लिए भी स्टील की जो टेंसाइल स्ट्रेंथ है वो ज़्यादा होती है, क्योंकि जो गामा होता है ना स्टील का वो ज़्यादा होता है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी. ठीक है, तो ये तो गलती हो गई, तो रीज़न फॉल्स है. आंसर तो यही मिल गया हमें, यही होगा आंसर, ये तीनों तो हो ही नहीं सकते. ठीक है, बट हम ये भी एक बार एजर्शन भी देख लेते हैं. क्या बोला इसने? स्ट्रेचिंग ऑफ अ स्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय द shear modulus. shear modulus क्या करता था, एक बार फिर से जाते हैं ऊपर. shear modulus बेसिकली जब मटेरियल डिफॉर्म करता था टेंजेंशियल फोर्स लगाने के बाद, उसको मेजर करता था, राइट? तो यहाँ पे स्ट्रेचिंग हो रही है, स्ट्रेचिंग कर रहे हैं किसी चीज़ की, तो वो शेयर मॉडुलस तो करेगा ही ना, क्योंकि स्ट्रेचिंग में क्या होता है? स्ट्रेचिंग ऑफ अ कॉइल सिंपली चेंजेस इट शेप विदाउट चेंजिंग द लेंथ ऑफ द वायर. जब हम स्ट्रेच कर रहे हैं ना कॉइल की, तो उसकी लेंथ नहीं बदल रही है. लाइक कॉइल ऐसे गोल 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 है, हम उसको स्ट्रेच कर रहे हैं तो उसकी शेप बदल रहा है, लेंथ नहीं बदल रहा है. वही है ना, स्प्रिंग या कॉइल वाले क्वेश्चन में ये चीज़ वैलिड है. बिकॉज कॉइल कैसे ऐसे ऐसे होती है ना, मैं क्या कर रही हूँ, ऐसे ऐसे होती है. जब मैं इसको स्ट्रेच करूँगी तो इसकी ओरिजिनल लेंथ जितनी थी उतनी ही रहेगी, पर ये थोड़ा खुल जाएगा, ऐसे हो जाएगा, राइट? तो इसकी शेप बदल रही है लेकिन लेंथ नहीं बदल रही है. तो यहाँ पे शेयर मॉडुलस ही है जो काम कर रहा है, क्योंकि शेप बदलने वाली चीज़ में शेयर मॉडुलस आता है. डिटरमाइन द शेयर मॉडुलस ऑफ द मटेरियल. ठीक है, तो एजर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स. ठीक है, दिस सम्स अप आवर मॉडुलस वाली वीडियो. अगर तुम्हें कोई डाउट्स हो तो तुम कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो. ऑल्सो इफ़ यू वॉन्ट टू गिव एनी फीडबैक यू कैन ऑल्सो पुट दैट आउट. ओके, बाय, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो. Hello everyone, this is Harshi from Aditya Joshi team. This is the 11th video in this series in which we are taking up all the topics from Aditya Bhaiya's list of topics of physics, क्योंकि ये वो topics है जहाँ से नीट में मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस आते हैं. ठीक है, और अगर हम इन टॉपिक्स की थ्योरीज और क्वेश्चंस अच्छे से कर लेते हैं तो वी कैन एक्सपेक्ट अ स्कोर ऑफ 120+ इन नीट फिजिक्स. और अगर हम बहुत ही अच्छे से करते हैं, बाय बहुत ही अच्छे से आई मीन्स तुम ये सारी वीडियोस देखो, इसमें जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, कॉन्सेप्ट्स कराए हैं, वो सीखो और खुद से बहुत सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो. इफ़ यू वांट, लाइक तुम एक दिन में 45 क्वेश्चंस कर सकते हो फिजिक्स के प्रैक्टिस, टाइमर लगा के 115 मिनट्स का ऐसे करके. ठीक है, एंड यू डू ऑल द क्वेश्चंस जितना तुम्हें आता है, जितना नहीं आता है उसका इसके एनालिसिस करो प्रॉपरली. यू नो, क्वेश्चंस के अराउंड का कॉन्सेप्ट सीखो. तुम्हें थोड़ा बहुत पता है, थोड़ा बहुत और सीख जाओ तो तुम मतलब 150+ आराम से स्कोर कर सकते हो. इतनी ही थ्योरी अपने पास रख के, अच्छे से रख के, क्योंकि ये मेन टॉपिक्स हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक. आज का हमारा टॉपिक है वेरिएशन ऑफ जी. जी यहाँ पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है. अब बेसिकली एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वेरीज बिकॉज क्या क्या फैक्टर्स हैं, जैसे कि तुम अर्थ के सरफेस पे हो, हाइट, ठीक है, यू टेक एन ऑब्जेक्ट एट अ सर्टेन हाइट, तो वहाँ पे वेरी होता है. अगर किसी डेप्थ पे लेके जाते हो तो वेरिएशन आता है जी में. इफ़ एंड ऑल्सो द जो अर्थ है वो हमारी स्फेरिकल नहीं है, इट इज़ इलिप्टिकल इन शेप, तो वहाँ पे भी डिस्टेंस मतलब डिफरेंस आता है इक्वेटर पे और पोल्स पे. ठीक है, तो ये वाली चीज़ें हैं, तो हम इन्हीं को डिस्कस करेंगे. लेट्स स्टार्ट विद हाइट. वेरिएशन ऑफ जी विद हाइट. हाइट मतलब कि ऑल्टीट्यूड. एज वी मूव अबव द अर्थ सर्फेस जी डिक्रीजेज बिकॉज ग्रेविटेशनल फोर्स डिक्रीजेज विद डिस्टेंस. क्या कह रहे हैं कि मतलब अगर हम सर्टेन हाइट पे जाते हैं ना, यहाँ पे ना ये वाली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, अबव द अर्थ सर्फेस. ठीक है, इसका क्या मतलब है ना कि ये अर्थ है और ये इसका सेंटर है और ये इसका सरफेस है, तो हाइट यहाँ से ली जा रही है, यहाँ से नहीं ली जा रही है, सेंटर से. ठीक है, तो द हाइट इज़ ऑलवेज टेकन, मतलब जितने भी फॉर्मूले हैं उसमें हाइट इज़ टेकन फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ, नॉट फ्रॉम द सेंटर. ठीक है, इन्होंने बोला कि जब हम दूर जा रहे हैं और डिस्टेंस बढ़ रहा है तो फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कम हो रहा है. वाई ग्रेविटेशनल फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस का स्क्वायर, राइट? तो बहुत अगर डिस्टेंस मतलब थोड़ा सा भी कम होता है तो जी की वैल्यू बहुत कम होती है.
तो अगर इतना ज़्यादा कम मतलब डिस्टेंस बढ़ रहा है तो ऑब्वियसली जी विल डिक्रीज ना, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशनल विल डिक्रीज। एंड बाय सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन वी नो कि जो फोर्स होता है वो प्रोपोर्शन होता है एक्सेलरेशन के। तो अगर फोर्स कम होगा तो जी भी कम होगा, इसलिए जी कम होता है। ठीक है, इसका फॉर्मूला देखते हैं। जो इसका ओरिजिनल फॉर्मूला है ना वो ये है, जी डैश इज इक्वल टू जी 1+h/r का होल स्क्वायर। लेकिन हमारे मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस में क्या होता है ना कि ये फॉर्मूला प्रैक्टिकल नहीं रह पाता है, क्योंकि एच की वैल्यू बहुत छोटी हो जाती है। तो इमेजिन एच की वैल्यू बहुत छोटी होना और आर की वैल्यू बहुत बड़ी होना, तो ये इसका आंसर बहुत कम आता है। ऊपर से डिनोमिनेटर में है, उसका स्क्वायर करना है, तो मतलब ये सारी चीज़ें कंबाइंड टुगेदर, तो हम एक नया फॉर्मूला हमने ये किया है, जी डैश इज इक्वल टू जी 1-2h/r। मैं तुम्हें डिराइव भी करवा सकती हूँ, बट ये सिर्फ तब लगता है जब एच की वैल्यू जो है ना वो बहुत कम है आर से। ठीक है, इसको एक्चुअली डिराइव कैसे करते हैं ना हम लोग कि जी डैश को देखो तुम ऐसे लिखो, जी 1+h/r, ऊपर आ गया तो -2 हो जाएगा, राइट। जैसे ये -2 हुआ और ये h की वैल्यू बहुत कम है, राइट, तो ये पूरी की वैल्यू बहुत कम है, 1+समथिंग वेरी लेस। बायनॉमियल एक्सपेंशन होती है, इसको बायनॉमियल थ्योरम से करते हैं। तो ये 2 जो होता है ना इसके पीछे आ जाता है, और इसलिए ये फॉर्मूला आ गया। जो 1+h/r² था ये माइनस, मतलब ये 2 ऊपर जाके -2 हो गया था और ये -2 इसके साथ आ गया, तो इसलिए ये फॉर्मूला बन गया। मैंने तुम्हें ये डिराइव करवा दिया जस्ट इन केस तुम भूल जाते हो। बायनॉमियल एक्सपेंशन में यही होता है, अगर तुम कुछ 1+ ऐसे करके कोई चीज़ होती है, यहाँ पे x की वैल्यू बहुत कम होती है ना, तो ये हो जाता है 1+nx, सिंपली, कुछ स्क्वायर नहीं रहता, ये हो जाता है। बस यही चीज़ हमने करी है यहाँ पे। तो जी डैश जी 1+h/r का स्क्वायर नॉर्मल फॉर्मूला है, और अगर जी डैश इज इक्वल टू जी 1-2h/r, ये हमारा तब है जब h की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है r से, वेयर r इज़ द रेडियस ऑफ द अर्थ। ठीक है, एग्जाम्पल, ग्रेविटी स्लाइटली वीकर एट हायर ऑल्टीट्यूड लाइक इन एरोप्लेन्स और माउंटेन्स, बताइए ऊपर में कम होती है। ओके, वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ। अब डेप्थ में भी क्या सीन है ना कि डेप्थ है, मतलब डेप्थ में भी तुम दूर ही जा रहे हो, डिस्टेंस बढ़ ही रहा है, डिस्टेंस बढ़ता है तो क्या होता है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कम होता है, वो कम होगा तो जी की वैल्यू कम हो जाएगी। As we go inside the earth, g decreases linearly because the effective mass attracting the object reduces। ठीक है, और जो effective mass था attracting the object वो reduce हो जाता है, जैसे कि g dash is equal to g 1-d/r where d is the depth। g becomes 0 at earth center। ये भी है कि अर्थ के सेंटर पे जब हम चले जाते हैं ना, मतलब जिस इमेजिनरी पर हम सेंटर पे हैं तो g की वैल्यू 0 है। ओके, तो ये याद रख सकते हो तुम लोग। मतलब बेसिकली क्या याद रखना है ना, एक चीज़ बैठानी है अपने दिमाग में कि अर्थ है, अब अर्थ पे ठीक है जी, अर्थ से ऊपर मतलब उसके अर्थ सरफेस से ऊपर जाओ नीचे जाओ डेप्थ में, एट हाइट एंड इन डेप्थ दोनों टाइम पे जी की वैल्यू कम ही होगी, डिक्रीज ही होगी। ठीक है, और दोनों के अलग फॉर्मूला, यहाँ पे जी डैश इज इक्वल टू जी 1-2h/r व्हेन h इज़ वेरी वेरी स्मॉलर देन r, और यहाँ पे जी डैश इज इक्वल टू जी 1-d/r। ठीक है, यही फॉर्मूला है इसका डेप्थ का। वेरिएशन ऑफ जी विथ लैटीट्यूड, थीटा कहते हैं इसको, क्योंकि मतलब मैंने बोला ना ऐसे अर्थ ऐसी है इलिप्टिकल है, तो ये यहाँ पे और यहाँ पे अलग अलग आएगा। मैक्सिमम एट पोल्स, मिनिमम एट इक्वेटर। फॉर्मूला इसका क्या होता है, जी डैश इज इक्वल टू जी -r ओमेगा² cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, ओमेगा यहाँ पे बेसिकली हमारा एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ होता है, जैसे कि ये हमारी अर्थ है, ये इसका रोटेशनल एक्सिस है, तो यहाँ वाला जो एक्सिस है इसको ओमेगा कहते हैं, मतलब जो एंगुलर वेलोसिटी है। ठीक है, तो ये जी डैश की वैल्यू आएगी जी -r ओमेगा² cos स्क्वायर थीटा, एंड इट इज़ मैक्सिमम एट पोल्स। तो जब हम कहते हैं ना, मतलब ये बहुत ही अच्छा लगता है मुझे ये एग्जांपल, कि जब तुम जी की वैल्यू 10 लेते हो और जी की वैल्यू कभी कभी 9.8 लेते हो, तो वो क्यों लेते हो, इक्वेटर पे 9.8 होती है, पोल्स में 9-10 आती है, थोड़ी ज़्यादा होती है, तभी कैलकुलेशन वगैरह करने के लिए हम 10 ले लेते हैं, बट इट इज़ द वैल्यू ऑफ जी एट पोल्स। ठीक है, ओके, अर्थ इज़ इलेप्टिकल इन शेप, वही चीज़ है। तो डायमीटर जो होता है पोल्स का वो अप्रॉक्सीमेटली 42 किलोमीटर लेस है दैन इट्स डायमीटर ऑफ इक्वेटर। जो पोल्स का डायमीटर ना मतलब ऐसी है, तो जो ये वाला डायमीटर है वो कम है देन दिस डायमीटर, विच वी कैन ऑल्सो ऑलवेज मतलब देख भी सकते हैं हम कि ये ज़्यादा बड़ा है और ये छोटा है। जो डिस्टेंस छोटा होगा वहाँ पे क्या हो जाएगी, वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी ना जी की, क्योंकि रेडियस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, वही चीज़ें हैं। अब है जी ऑन अदर प्लैनेट्स, दूसरे प्लैनेट्स में कैसे देते हैं, जी डैश इज इक्वल टू जी इंटू m डैश बाय m इंटू आर स्क्वायर अपॉन में r डैश का स्क्वायर। ये तो मैं याद नहीं में रखना तो चलेगा, ठीक है, क्योंकि कैसे करते हैं ना, जी होता है हमारा बेसिकली जी m/r², राइट। तो वही चीज़ है, मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, रेडियस के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, रेडियस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, बस वही चीज़ है।
एम डैश आर डैश मास एंड रेडियस ऑफ अदर प्लानट। तुम इसको याद कर सकते हो, अगर डायरेक्ट क्वेश्चन आया तो इससे हिट हो जाएगा, बट आई डोंट रिकमेंड इसको याद करना, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा सिखा दूंगी कि तुम्हें याद रखने की ज़रूरत ना पड़े ये वाली चीज़। चलो देखते हैं। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट द हाइट ऑफ 32 किलोमीटर अबव अर्थ सर्फेस इज व्हाट। इसने क्या बोला यहाँ पे, तो देखो मतलब सर्फेस ऑफ अर्थ पे जी है, तो 32 किलोमीटर हाइट अबव अर्थ सर्फेस, ये वाला बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, अबव अर्थ सर्फेस लेना होता है, तो कितनी हो जाएगी देखो 32 किलोमीटर, और रेडियस ऑफ अर्थ 6400 किलोमीटर है। मैंने क्या बोला था कि जब हाइट की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम होती है रेडियस से, तो हम एक नया फॉर्मूला लगाते हैं, ये वाला जी डैश इज इक्वल टू जी 1 - 2h बाय आर वाला, तो हम यहाँ पे लगा सकते हैं क्योंकि हाइट की वैल्यू बहुत ज़्यादा कम है। तो हम फॉर्मूला लगाएंगे 2 × h बाय आर, वी सॉल्व दिस आउट। बिल्कुल मैंने बहुत अच्छे से करके दिखाई है कैसे सॉल्व करना है। 6400 - 64 पूरा एकदम सॉल्व किया है ऐसे, तुम बिल्कुल ही मैच कर सकते हो, 2 से काटा है मैंने, ठीक है। तो इसका आंसर आ जाएगा जी 99/100 विच इज़ 0.99 जी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया 0.99 जी, ठीक है, मेक सेंस। बस ये वाला फॉर्मूला लगाना था। उसके बाद ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। इफ़ रेडियस ऑफ अर्थ इज़ आर देन द हाइट एच एट विच वैल्यू ऑफ जी बिकम्स 1/4 एस। क्या कहना चाह रहे हैं कि जी मतलब कि रेडियस ऑफ अर्थ आर है, तो इसकी वैल्यू जी है, तो एक हाइट एच बताओ जिसमें जी की वैल्यू g/4 हो जाए, ठीक है। अब इस वाले क्वेश्चन में वो वाली अप्रॉक्सीमेशन काम नहीं करेगी हमारी हाइट मतलब ये वाली, क्योंकि हमें नहीं पता है कि हाइट कितनी है, तो हम कैसे कर लें एज्यूम। हम ओरिजिनल फॉर्मूला लेंगे, एंड द ओरिजिनल फॉर्मूला वाज दिस, जी डैश इज इक्वल टू जी 1 + h बाय आर का होल स्क्वायर। इसने क्या बोला है कि जी डैश की वैल्यू कितनी होगी g/4, है ना। तो इस पूरी चीज़ को g/4 करना है, तो g तो ऊपर है ही, मतलब 1 + h बाय आर के होल स्क्वायर को 4 करना है, राइट, वही किया है। 1 + h बाय आर के होल स्क्वायर को 4 करना है, ये ऑलरेडी 1 है, और कितने का स्क्वायर 4 होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो ये वाली 1 + 1 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। h बाय आर क्या हो जाएगा, h बाय आर को 1 होना पड़ेगा, यानी कि h को r के बराबर होना पड़ेगा। तो बेसिकली मतलब ये बहुत ही ऐसे मुँह ज़बानी क्वेश्चन था, मतलब एक बारी में समझ नहीं आएगा, पर जस्ट अप्रिशिएट द ब्यूटी ऑफ दिस क्वेश्चन। इन्होंने जस्ट सिंपली बोला कि किस हाइट पे जी की वैल्यू g/4 हो जाएगी, तो तुमने बस क्या समझा कि जी तो ऊपर है ही, नीचे 4 करना है। 4 करने के लिए इसको 2 का स्क्वायर बनाना पड़ेगा, क्योंकि 4 2 का स्क्वायर होता है, तो h/r उसको करके इक्वेट वी गॉट h इज इक्वल टू r। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा r, ऑप्शन नंबर 3। ओके लेट्स सी दिस क्वेश्चन। व्हेन अ बॉडी इज टेकन फ्रॉम द इक्वेटर टू द पोल्स इट्स वेट। क्या क्या था मैंने, पोल्स में जी की वैल्यू ज़्यादा होती है और इक्वेटर पे कम होती है। कहाँ से लेके जा रहे हैं, इक्वेटर से पोल्स में लेके जा रहे हैं। इक्वेटर से पोल्स लेके जाएंगे तो जी बढ़ेगा, है ना, जी बढ़ेगा तो क्या होगा, वेट है। वेट क्या होता है, फोर्स होता है, और फोर्स क्या होता है, mg होता है बेसिकली, तो वेट भी यही होता है। तो मास तो सेम ही रहता है, मास कांस्टेंट रहता है, कभी भी वाली गलती मत करना कि मास को कुछ बोल दो, मास कांस्टेंट है। जी की वैल्यू बढ़ गई है पोल्स में जाके, तो वेट इंक्रीज़ कर जाएगा, ठीक है। यही रीज़न तो होता है कि हमारा वेट यहाँ पे कुछ होता है, मून में कुछ होता है, मास तो सेम ही रहता है तो सेम ही, मास तो इंटरनल है जो कि हमारा, तो वो तो सेम ही है, बट वो जो जी की वैल्यू है ना वो कम हो जाती है, तो इसकी वजह से हमारा वेट कम हो जाता है। ओके, अ बॉडी ऑफ मास m इज़ टेकन टू द बॉटम ऑफ अ डीप माइन। बॉटम डेप्थ में जा रहे हैं, डेप्थ में जाते हैं तो क्या होता है, जी की वैल्यू कम हो जाती है। तो बोला है कि मास इंक्रीजेस, यही मैं कह रही थी, मास कभी कुछ नहीं होगा, तो मास देखे एक ऑप्शन में काट दो, मास तो सेम ही रहेगा, ठीक है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी इसलिए ही है, मास नहीं चेंज होता है। वेट का है कि वेट बढ़ेगा कि वेट कम होगा, तो तुम जा रहे हो बॉटम पे, यानी कि डेप्थ बढ़ा रहे हो, डेप्थ बढ़ता है तो क्या कम होता है, जी कम होता है, जी कम होगा तो वेट भी कम होगा, तो इट्स वेट डिक्रीजेस, ठीक है, बिकॉज वेट इज़ जस्ट फोर्स mg, जी कम होगा तो वेट भी कम हो जाएगा। आई थिंक इट्स क्लियर, राइट। डेप्थ बढ़ रही है, इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि ये फॉर्मूला है, जब डेप्थ बढ़ रही है तो ये पूरी चीज़ ऊपर वाला बढ़ रहा है, मतलब ये जो माइनस हो रहा है, माइनस होने वाली चीज़ बढ़ रही है, यानी कि ये पूरी चीज़ कम हो रही है, तो जी डैश की वैल्यू भी कम हो रही है, ठीक है। इट्स जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। ओके लेट्स सी दिस क्वेश्चन। व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट हाइट इफ h बहुत ज़्यादा बड़ा है r से, फिर r इज़ द रेडियस ऑफ अर्थ एंड g इज़ एक्सेलरेशन। इन्होंने बोला कि g की वैल्यू क्या होगी अगर h बड़ा है। हमने h छोटे के लिए तो किया था, वो ये वाला फॉर्मूला था, लेकिन h बड़े के लिए नहीं किया था। h बड़े के लिए वही है जो ओरिजिनल फॉर्मूला है ना, h बड़े के लिए नहीं किया तो मतलब वही फॉर्मूला लगेगा, तो ये वाला फॉर्मूला लगेगा g 1 + h बार का होल स्क्वायर, ठीक है। ये मैंने बस क्वेश्चन इसलिए डाला ताकि तुम्हें याद हो जाए ये वाला फॉर्मूला, और ये वाला फॉर्मूला कब यूज़ करना है, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इस वाले टॉपिक से हाइट वाले ही क्वेश्चंस मैक्सिमम आते हैं, बाकी पोल्स और इक्वेटर तुम याद कर लो, उतने से काम चल जाता है। देयर ओनली स्पेसिफिक क्वेश्चंस दे आस्क एंड दिस इज़ वन ऑफ दैट।
Okay, then this question, a body weighs 72 Newton on the surface of the earth. What is the gravitational force on it at a height equal to half the radius of earth? अब यहाँ पे h की वैल्यू ज़्यादा छोटी नहीं है ना, नहीं है ज़्यादा छोटी. इन्होंने बोला कि h की वैल्यू कितनी है, हाफ ऑफ ये. तो बताओ कि वहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना हो जाएगा, यानी कि बेसिकली वेट ही कितना हो जाएगा. वेट इज़ फोर्स, राइट. तो हमने देखा कि जी डैश की वैल्यू क्या है, जी 1+h² का होल स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे हाइट छोटी तो है नहीं, रेडियस से थोड़ी छोटी, ज़्यादा छोटी तो नहीं है, r/2 ही है, कंपेरेबल होती है उतनी. तो जी 1+ यहाँ पे लिखेंगे r/2, और ये r है, ये उसका होल स्क्वायर, मतलब h को लिखा r/2, ये h है, और ये r तो नॉर्मली था ही. इसका होल स्क्वायर करना है. इसको कैसे किया मैंने, ये वाली चीज़ को कैसे सॉल्व करते हैं, 2r + r/2r, राइट. इसका होल स्क्वायर हो रहा है, तो ये 3r हो गया, तो 3r/2r का होल स्क्वायर, r कैंसिल हो गए, तो ये नीचे रहेगा जी 3 का स्क्वायर और ऊपर गया 2 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4g/9, 4g/9. ठीक है. अब जो हमारा इनिशियल वेट था वो क्या था, mg', और जो दूसरे बार वेट आएगा वो होगा mg, है ना. और g की वैल्यू तो हमने ऑलरेडी, मतलब जो ये हमारा ओरिजिनल वेट है w = mg, वो 72 न्यूटन दे रखा है. और w' हमें निकालना है, m तो सेम ही रहता है हर केस में, और g' की वैल्यू हमने अभी जस्ट निकाल ली, राइट. इसको डिवाइड कर दो, w तुम्हें पता है 72 है, m कैंसिल हो जाएंगे, g' की वैल्यू पुट करो 4g/9, g से g कट जाएगा, एंड यू विल सॉल्व दिस एंड गेट द आंसर. कैसे, ऐसे, w'/72 = mg'/mg. आई राइट दैट ऑल डाउन, 4/9g मल्टीप्लाइड बाय द नॉर्मल वाला g, दोनों g कट जाते हैं, ये हो जाता है 4/9, और w' की वैल्यू आ जाएगी 4/9 × 72. वी सॉल्व दिस आउट एंड गेट आर आंसर इज 32 न्यूटन्स. ठीक है. ये नीट 2020 का PYQ है. ठीक है. ईजी क्वेश्चन, राइट. एक फॉर्मूला आता होता तुम सब कर सकते थे, तो इसलिए बस यही करना है. एक बार हम देख लेते हैं कि हर क्वेश्चन से हमें क्या क्या सीखने को मिला. इस क्वेश्चन से हमें सीखने को मिला कि जब हाइट की वैल्यू बहुत कम होती है तब हम ये वाला फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं, g' = g 1 - 2h/r. क्योंकि तुम ओरिजिनल वाला फॉर्मूला इसमें लगाने बैठते हैं तुम्हारा आंसर नहीं आता. दैट्स द ब्यूटी, क्योंकि तुम्हें ये वाला भी याद रखना है, तभी मैंने बताया है. तो इसको करना नॉर्मल मैथ से हो जाता. दूसरा क्वेश्चन है कि जब हमें हाइट नहीं पता होती है तो हम ओरिजिनल फॉर्मूला ही यूज़ करते हैं, और उसके बाद कैसे हम लोग दिमाग लगा के भी सॉल्व कर सकते थे इस क्वेश्चन को. ठीक है. फिर एक क्वेश्चन देखते हैं. इक्वेटर से पोल्स पे जाने पे जी की वैल्यू क्या होती है, बढ़ती है, पोल्स पे ज़्यादा होती है, तो जो इस वेट है वो बढ़ेगा, क्योंकि वेट भी एक तरह का फोर्स ही होता है, और फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हमारे एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी, या फिर फोर्स एक्सेलरेशन का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है. नीचे जाते हैं, डेप्थ पे जाते हैं, तो जी की वैल्यू कम होती है, तो वेट की वैल्यू भी कम होती है. मास रिमेन्स अनचेंज्ड ऑलवेज. ये वाला वही है कि मतलब कि इसमें बोला कि हाइट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, आर से ज़्यादा हो, कंपेरेबल हो, थोड़ी सी कम हो, तो हम एक ही फॉर्मूला लगाते हैं. अगर बहुत ज़्यादा कम हो तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं. और क्वेश्चन नंबर 6 इज दिस, अ बॉडी ऑफ 72 न्यूटन. इसमें हमने बेसिकली वेट निकाला है उसका g' निकाल के, क्योंकि मास कांस्टेंट रहता है, हमें ये वाला फॉर्मूला पता था. mg हमें पता चला कि डिफरेंस भी क्यों ही आएगा, क्योंकि g की वैल्यू में डिफरेंस आएगा, तो हमें g की वैल्यू का डिफरेंस निकालना आता है, उसके थ्रू हम ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे. ठीक है. अब इस वाले चीज़ में चलो ठीक है, इतना ही था. ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू.